नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। 4 सीटों पर आज चुनाव हो गया। उपचुनाव में जो 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है, तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़, चारों सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया। जनता ने वोट डाल दिया और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि वोटों का परसेंटेज अगर पिछली बार के हिसाब से आप देखेंगे तो चारों की चारों सीटों पर पिछली बार से इस बार कम वोटिंग हुआ है। और क्या कुछ आएगी तस्वीर 23 तारीख को, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुमन जी हैं। कि कहा जा रहा है कि महागठबंधन और एनडीए में सीधी टक्कर है, वहीं प्रशांत किशोर सभी जगह लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने के लिए और जीतने के लिए, हालांकि प्रशांत की टीम का कहना है कि सभी जगह हम जीत रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि प्रशांत किशोर त्रिकोणीय बनाने की तैयारी में थे, लड़ाई में थे, और त्रिकोणीय बना पाए कि नहीं बनाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सुमन जी, क्या कुछ कहिएगा चारों सीटों पर जो आज चुनाव संपन्न हो गया? सबसे पहले तो चारों सीट पर जो चुनाव का प्रतिशत रहा है वो 51.36% रहा है एवरेज जी। इसके इसके अलावा अगर हम आपको बताते हैं तो चारों सीट पर 5% से लेके 11-12% तक वोटिंग पिछली बार की तुलना में कम हुआ। उदाहरण स्वरूप इमामगंज में 49.72% वोटिंग हुआ है, जो पिछली बार 58.89% था, यानी तकरीबन 9.17% वोट कम हुआ है इमामगंज में। इसी प्रकार से आप तरारी में देखें तो 5.71% वोट कम हुआ है। बेलागंज में आप देखते हैं तो 8.16% वोट कम हुआ है। और रामगढ़ हॉट सीट, वहां पर 11.78% वोट कम हुआ। देखिए, जहां जहां मेरे जगदानंद नजर सिंह में की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जी, मेरे नजर में बेलागंज, तरारी, रामगढ़ और इमामगंज चारों सीट पर जो चुनाव हो रहा है, इसके नतीजे से बिहार सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये 2025 विधानसभा चुनाव का एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि सेमीफाइनल। और इस सेमीफाइनल में सबसे बड़ी चीज हमने ये महसूस किया है कि जातियों का जो झुकाव था अपना अपना, देखिए, हर जाति किसी न किसी से कहा जाता है कि राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ होता है। ये एहसास, ये जुड़ाव दड़कता हुआ 2024 चुनाव में हमें देखने को मिला। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से जन सुराज 2 अक्टूबर को एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण होता है, देखिए, हम जन सुराज से बहुत ज्यादा आशा नहीं कर रहे हैं कि उसको कितनी सीटें आएंगी, कितनी सीटें नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, जन सुराज ने अपने तरफ से कई सीटों पर त्रिकोणात्मक लड़ाई की शुरुआत कर दी है। दूसरी बात, जन सुराज ने, देखिए, मैं सबसे अभी कम पोजीशन जो है, कमजोर स्थिति में जन सुराज ही है, लेकिन उसकी चर्चा मैं पहले क्यों कर रहा हूं उसकी मैं बात आपको बताता हूं। देखिए, जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने कुछ मुद्दों पर बातचीत शुरू किया था कि हम हर जाति और हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देंगे। देखिए, उन्होंने बड़ी चालाकी से बेलागंज में मुस्लिम उम्मीदवार दे दिया, जहां पर कोई और मुस्लिम उम्मीदवार किसी बड़ी पार्टी का नहीं था। इसके बाद में बड़ी चालाकी से उन्होंने तरारी सीट पर एक महिला उम्मीदवार जो कि सवर्ण जाति की थी, राजपूत जाति की थी, उसको उतार दिया। तो एक तरफ प्रशांत किशोर ने यह भी कह दिया कि हमने सवर्णों को भी टिकट दिया और महिला को भी टिकट दे दिया। इसके बाद में आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोटरों की बहुत ज्यादा चर्चा हुई। कहा गया कि मगध और शाहाबाद में अगर एनडीए साफ हो गया तो इसमें कुशवाहा वोटरों की बड़ी बड़ी भूमिका रही। तो रामगढ़ में आप देखें, जनसुराज ने चालाकी से कुशवाहा उम्मीदवार दे दिया। इसके बाद में आप देखेंगे कि इमामगंज जो सुरक्षित सीट था, वहां पर किसी न किसी एससी को ही देना था। वहां पर जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, आरजेडी और हम, उन लोगों ने माझी जाति के उम्मीदवार को उतारा। वहां पर इन्होंने माझी के कार्ड पासवान पर जाति माझी का को उतारा। उम्मीदवार, जी, तो वहां इन्होंने चालाकी से पासवान, यानी इन्होंने प्रयास किया कि हमारी जाति का उम्मीदवार किसी दूसरे उम्मीदवार की जाति से मिलता ना हो, अलग। ताकि ताकि ये एक सोची समझी रणनीति। देखिए, बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, उनके बारे में शुरू से कहा जाता है।
तो अब हम चाहेंगे कि हम क्रमवार सीटों पर चर्चा करें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बेलागंज विधानसभा सीट से। देखिए, जिस प्रकार से बेलागंज में जनसुराज ने मोहम्मद अमजद को आगे बढ़ाया, उनको उम्मीदवार अपना बनाया, और आरजेडी जो कि एम वाई समीकरण की ही पार्टी मानी जाती है, हालांकि अब तेजस्वी उसे ए टू जेड की पार्टी कहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मुसलमानों ने मोहम्मद अमजद के साथ अपना समर्थन दिखाया, देखिए कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट पूरी बुरी तरीके से जो है आरजेडी से बिखरता हुआ नजर आया। इसके साथ ही अगर आप बात करते हैं तो देखिए, जदयू की प्रत्याशी है मनोरमा देवी। मनोरमा देवी के साथ में भी आप अगर ये कहें कि कुछ यादवों का वोट गया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले की एमएलसी रह चुकी हैं, और उनके बेटे रॉकी यादव के बारे में लगातार कहा जाता है कि युवाओं के बीच में बड़े लोकप्रिय है। तो इसके साथ ही आप देखेंगे कि 1990 से जिस प्रकार से सुरेंद्र यादव लगातार वहां के विधायक बनते रहे हैं, समाज के कुछ वर्गों में यह भी एक कहना था कि लगातार ये विधायक रहे हैं, लेकिन जितना काम होना चाहिए था उतना काम हो नहीं पाया। ऐसी परिस्थिति में बदलाव की जरूरत है, बदलाव होकर रहेगा, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। तो जहां पर आप देखेंगे कि कुछ सवर्ण समाज का वोट भी सुरेंद्र यादव को लगातार मिलता रहता था, जो कुछ सवर्णों का वोट भी वहां पर आरजेडी से छिटका, खासकर हम बात करें भूमिहार समाज की, राजपूत समाज की, तो इन लोगों का वोट जो सुरेंद्र यादव को मिलता था, वो वोट भी इस बार कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं, मतलब माना जाए ना कि आरजेडी के माई समीकरण में प्रशांत किशोर ने छेद कर दिया। बेलागंज ही एकमात्र सीट रही जिसमें लालू प्रसाद यादव भी प्रचार के लिए आखिरी दिन गए। जी नहीं, इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो देखिए, औरंगाबाद के सांसद हो गए अभय कुशवाहा। अभय कुशवाहा काफी मेहनत कर रहे थे बेलागंज विधानसभा में, और बेलागंज विधानसभा में कुशवाहा समाज के कुछ वोटरों को आरजेडी के साथ जोड़ने में अभय कुशवाहा सफल होते दिख रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे, कांटे की टक्कर माना जाएगा, कांटे की टक्कर है मनोरमा देवी से लेकर के सुरेंद्र यादव, दोनों में कोई भी जीत हार सकता है। जी, इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो नुकसान जनसुराज के कारण आरजेडी को होता हुआ दिख रहा है, उतना बड़ा नुकसान शायद अभय कुशवाहा के कारण कोयरी वोट, कुशवाहा वोट जो आरजेडी में जा रहा है, उतना एनडीए को होता नहीं दिख रहा है। जी चलिए, इमामगंज की क्या है स्थिति? इमामगंज की परिस्थिति ऐसी है कि देखिए, हम का उम्मीदवार दीपा मांझी, जो कि जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री की बहू है, उनका सामना आरजेडी के उम्मीदवार रोशन मांझी से होता है। यहां पर त्रिकोणात्मक लड़ाई बनाने की कोशिश की जाती है प्रशांत किशोर के द्वारा, डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उतारकर। अब देखिए, दो मांझी के बीच में एक पासवान। जी, इमामगंज सीट अगर आप देखिए, जैसे अभी हमने आपको बताया ना बेलागंज में कि यादव और मुसलमान का कुछ वोट आरजेडी से दरकता हुआ नजर आया, उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इमामगंज सीट में चिराग और मांझी के बीच की जो कटुता है वो दिखाई पड़ती है, क्योंकि चिराग पासवान ने इमामगंज चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, और वहां उनके समाज का, देखिए पासवान समाज के युवा हो या बुजुर्ग हो, वो चिराग पासवान को कितना पसंद करते हैं, ये मुझे नहीं लगता है कि किसी को समझाने की जरूरत है। लेकिन वहां पर पासवान समाज का झुकाव जिस प्रकार से जितेंद्र पासवान की तरफ बढ़ता हुआ दिखा, ये एनडीए के लिए भी चिंता का विषय है। देखिए, वो एकमात्र 4 सीट पर अगर आप देखें तो एकमात्र सीट इमामगंज था जहां पर एनडीए का कब्जा था। देखिए, एनडीए के पास खोने को बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि 3 सीट पर आरजेडी और सहयोगियों का कब्जा है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो एनडीए में रोशन मांझी का जो वोटर है, देखिए कुशवाहा वोटर जो है, वहां भी उनको तोड़ने का कोशिश किया गया लोकसभा चुनाव की तरफ। लेकिन एक राहत की बात है कि कुशवाहा वोटर वहां पर एनडीए से दूर जाते नहीं दिख रहे हैं। हाँ, कुछ सवर्ण तबके के वोटर जो हैं, जो जन सुराज के साथ जाते हुए वहां पर अवश्य दिख रहे हैं। देखिए, वहां लड़ाई जो है त्रिकोणात्मक थोड़ी बहुत बनती हुई दिख रही है, जिसमें मैं समझता हूं कि ज्यादा घाटा वहां पर एनडीए को होता दिख रहा है इस त्रिकोणात्मक लड़ाई के कारण।
तो इमामगंज में माना जाए ना तो सीधी टक्कर अगर है तो आरजेडी में और जीतन राम मांझी में है। लेकिन यदि जीतन राम मांझी कुछ वोटों से उनकी पतोह जो अगर सीट हारती है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच का जो कटुता जो बढ़ी है इन दिनों, इसका परिणाम जीतन राम मांझी को भोगना पड़ गया। जी नहीं, जीतन राम मांझी को ही नहीं भोगना पड़ेगा, पूरे एनडीए को भोगना पड़ेगा, क्योंकि जीतन राम मांझी तो सवाल उठाएंगे ना कि चिराग पासवान भी एनडीए का एक हिस्सा है और चिराग पासवान ने सपोर्ट नहीं किया, तब तो वो वहां ये आरोप लगाएंगे कि चिराग पासवान ने हमारे कैंडिडेट का विरोध किया और हमें हराने का क्योंकि प्रयास जब किया। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब यह क्लियर हो जाएगा कि पासवान वोट किधर गया, फिर तो कुछ जी करने की बात नहीं रहेगी। जी, हो बिल्कुल सकता है तब बिल्कुल। इसके बाद दोनों के बीच का जो अंतर है, दोनों के बीच का जो गैपिंग है और ज्यादा बढ़ जाए, जो जी एनडीए की सेहत बिल्कुल के लिए अच्छा नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, एनडीए की सेहत के लिए तो इमामगंज सीट प्रभाव कर सकता है। जी, एनडीए अगर आप ये देखें तो इमामगंज एकजुट एक होता हुआ नहीं और दिख रहा है। एक और महत्वपूर्ण सीट रामगढ़, जहां बसपा का भी माना जाता है कि कैडर वोट है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और जगदानंद सिंह और उनके बेटे जो कि अभी बक्सर से सांसद हैं, इन दोनों की भी प्रतिष्ठा, लालू प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा, सबों की प्रतिष्ठा वहां दांव पर लगी हुई है रामगढ़ में। युधिष्ठिर की तरह दाव लगता है हारना पड़ जाएगा। जिस प्रकार से देखिए, एक बात समझ लीजिए, बसपा रामगढ़ सीट जो है वो यूपी से सटा हुआ इलाका है और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाकों में बसपा का बहुत ही अच्छा खासा जनाधार। देखिए, दलित दलित वोटरों में बसपा के प्रति वहां बहुत जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है, एक पागलपन बसपा के लिए देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात देखिए, अंबिका यादव बसपा के बहुत पुराने लीडर हैं, पिछली बार काफी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था और इस बार उनके भतीजे को टिकट दिया गया। आश्चर्यजनक बात यह है कि यादव वोट, अधिकांश यादव वोट, जी हां, मैं कुछ यादव वोट की बात नहीं कर रहा हूं, अधिकांश यादव वोट जो है वो बसपा की तरफ जाते हुए दिख रहा है और आरजेडी के लिए दूसरे खतरे की घंटी है। बेला में मुसलमान छिटकता है, रामगढ़ में यादव छिटकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, लोगों के दिमाग में यह बात आ गया है रामगढ़ में कि हम अपने जाति के लोगों को वोट देंगे। देखिए, जिस प्रकार से मैंने कहा कि ये पैटर्न बना दिया गया था कि फलानी जात फलानी पार्टी की बपौती है, इन धारणाओं पर अब अंकुश धीरे धीरे लग रहा है। देखिए, हर जाति के लोग अब धीरे धीरे सोच रहे हैं कि फलानी सीट पर हमारा जाति का कैंडिडेट है तो हम उसको ही वोट देंगे। और इसी को समझते हुए देखिए, प्रशांत किशोर ने इस नब्ज को पकड़ा और उसी हिसाब से अपने प्रत्याशियों का भी चयन किया। देखिए, आप वहां पर कुशवाहा उम्मीदवार को उतारा है। देखिए, कुशवाहा वोटरों में वहां पर एनडीए को में भी प्रशांत किशोर ने सिंधवारी की है। अधिकांश वोट जो है हालांकि एनडीए के पास में जाएगा, लेकिन प्रशांत किशोर एक महीना पहले, 1.5 महीना पहले आते हैं और कुशवाहा वोटरों में सिंधमारी कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज क्या है कि वहां आपको मुसलमान का वोट है, रामगढ़ में मुस्लिम वोट भी जनसुराज की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, मुसलमान हर जगह हर सीट पर कुछ कम कुछ ज्यादा संख्या में जनसुराज की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने तो सीधा कहा है ना कि अभी तक आपकी हकमारी हुई है और हम आपकी आबादी के हिसाब से आपको प्रतिनिधित्व देंगे। जिस कारण से मुस्लिम युवाओं में देखिए, मुस्लिम जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्होंने एक लंबी दशक तक बिहार की राजनीति देखी, उन्हें यह महसूस हो रहा है कि हमने लालू यादव और कांग्रेस के साथ हर जगह पर हम लोग खड़ा हुए, लेकिन वापस में रिटर्न गिफ्ट हमें कुछ नहीं मिला। आप किसी के बर्थडे में जाते हैं तो रिटर्न गिफ्ट बच्चों को मिलता है, तो उसी प्रकार से मुस्लिम समाज को कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं मिला, मुस्लिम समाज को रिटर्न में तो कुछ माना नहीं था। जाए कि जो प्रशांत किशोर कहते आए हैं कि रामगढ़ की जो स्थिति होगी कि आरजेडी लड़ाई में भी नहीं रहेगा, तो वहां बसपा और एनडीए में लड़ाई हो जाएगी फिर। जी बिल्कुल, देखिए, अशोक कुमार सिंह जो है भाजपा के उम्मीदवार, वो भी बाईकास्ट राजपूत हैं और वहां सीधी टक्कर बसपा और भाजपा के बीच में होती हुई दिख रही है। और रामगढ़ यानी जो कि रामगढ़ में प्रतिष्ठा सही में दांव पर लगी हुई है और प्रतिष्ठा लगता है कि बचे कि नहीं। नहीं, प्रतिष्ठा तो लगता है लुट गई, रुक गई। प्रतिष्ठा चलिए तो अब लगता है आखिरी आरजेडी की सीट, लुट गई।
आखिरी सीट जिस पर हम लोग लगातार घूमे हैं, कम से कम तरारी के सभी गांव में जाने का हमारा प्रयास रहा और हमने लगातार कहा कि तरारी इन चारों सीटों में सबसे हॉट सीट है, ऐसा हमारा मानना है। तरारी की क्या तस्वीर आप बता रहे हैं उसमें? देखिए, तरारी की पोजीशन ऐसी है कि जब तक तरारी सीट पर त्रिकोणात्मक लड़ाई होती है, सुनील पांडे हार जाते हैं। आप देखेंगे 2015 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह चुनाव लड़ते हैं, भूमिहार वोट बढ़ता है, सुनील पांडे की पत्नी 214 या 272 ऐसे ही कुछ वोट से हार जाती है। इसके बाद में आप देखेंगे कि पिछली बार कौशल विद्यार्थी भाजपा से खड़े होते हैं, भूमिहार वोटों में बंदरबाट होता है, बीजेपी वोटों में बंदरबाट होता है, क्योंकि सुनील पांडे पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार, वहां पर बीजेपी को 13,000 वोट आता है और सुनील पांडे 11,000 वोटों से हार जाते हैं। भाजपा ने इसीलिए उन पर भरोसा किया। माले के सुदामा प्रसाद लगातार 2 बार से वहां जीतते आ रहे हैं। देखिए, वहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि सुदामा प्रसाद कानू जाति से आते हैं। कानू जाति वैश्य समाज का एक पार्ट, तो वैश्य समाज किसका अंग है? वैश्य समाज किसका कहलाता था कि भाजपा बनियों की पार्टी है। पहले तो आरजेडी ने और दूसरे लोगों ने तो यही आरोप लगाया ना कि भाजपा बनियों की पार्टी है, लेकिन यहाँ ये बनिया समाज जो है माले के साथ चला जाता था सुदामा प्रसाद को लेते हुए। तो अब पोजीशन ऐसा है कि इस बार माले ने राजू यादव, पुराने कैडर हैं माले के और काफी एग्रेसिव तरीके से अपनी बातों को कहने के लिए जाने जाते हैं, राजू यादव को दे दिया। तो अब आप देखेंगे कि जो वैश्य समाज माले की ओर चला जाता था, उसका वोट चला जाता था, उस समाज का वोट अब माले की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है। आज जो वोट हुआ है वो वैश्य समाज पूरी तरीके से समर्पण के साथ में तरारी में भाजपा के साथ लगा रहा। देखिए, जनसुराज से जो उम्मीदवार थी किरण देवी, बाइकास्ट राजपूत हैं और एक गुमनाम सा चेहरा थी, लेकिन कहा जाता है, बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकारों को मैंने सुना है कहते हुए कि राजपूत समाज सिर्फ अपनी जाति को देखता है। कई बार हम लोगों ने भी महसूस किया है इन सब बातों को, लेकिन तरारी एक ऐसी सीट है जहां पर राजपूत समाज चट्टानी एकता के साथ सुनील पांडे के साथ रहता है। अब सवाल यह है कि 20,000 राजपूतों का वहां वोट है। अब वो 20,000 वोटों में जनसुराज कितने में सेंध लगा पाएगा? हम कुछ भूमिहारों के गांव में भी गए थे। देखिए, तरारी में सबसे ज्यादा वोट भूमिहार का है, तकरीबन 65,000 वोट है। हम कुछ भूमिहारों के भी गांव में गए थे जहां पर कुछ इक्के दुक्के लोग हमको जनसुराज की बात करते हुए भी दिखे थे, ठीक है ना। तो कुछ ब्राह्मण लोग भी हमको मिले थे, जो कि ब्राह्मण वोट भी करीबन 30,000 के आसपास में, उन लोगों ने भी कहा था कि नहीं भाई, हम तो बदलाव चाहते हैं, हम जनसुराज को चाहते हैं। लेकिन अंतिम समय में ये लोग भी देखेंगे कि सीधी लड़ाई किसकी है, कहीं जनसुराज की स्थिति वोट कटवा की तो नहीं है। हालांकि शिक्षित पढ़ा लिखा समाज जो है जनसुराज की तरफ अट्रैक्ट हुआ है बिहार में, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि चारों विधानसभा क्षेत्र में अगर जनसुराज को सबसे कम कहीं वोट आएगा तो वो तरारी होगा, और अगर तरारी में जनसुराज 6-7 हजार 8,000 या मान के चलिए कि 10,000 वोट ले आता है तो माले वहां पर जीत सकता है। अन्यथा वहां पर स्पष्ट जीत में सुशील पांडे उर्फ विशाल प्रशांत की देख रहा, जो कि भूतपूर्व सुनील पांडे के बेटे बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं विशाल प्रशांत, उनकी जीत हो सकती है यदि वोट कटता नहीं है, किरण सिंह को लोग नहीं देते हैं तब। अगर 10,000 के आसपास किरण सिंह को वोट आता है तो शायद सुनील पांडे की हार हो सकती है। जी जी, विशाल प्रशांत की हार हो सकती है। हालांकि ठीक ही कहा आपने, विशाल प्रशांत नहीं, सुनील पांडे ही वहां चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोटा मोटी अगर तमाम सीटों पर जो आपकी जो मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, मैंने शुरू में भी कहा, मोटा मोटी अगर आप देखते हैं तो इन 4 सीटों पर भाजपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं, आरजेडी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। मैंने पहले भी कहा कि ये सेमीफाइनल है और जिस प्रकार की परिस्थितियां बनते हुई नजर आ रही है, इसमें आरजेडी गठबंधन को मुझे घाटा होता हुआ दिख रहा है, और बसपा का खाता खुल जाए तो इसमें कभी आश्चर्य मत करिएगा। और विशेष तो हम लोगों को 23 तारीख को जब मतदान घोषित होगा उस दिन हम लोगों को पता चलेगा। धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आरजेडी की स्थिति इस बार पता चल जाएगी कि माई समीकरण में जो प्रशांत किशोर लगातार घूम रहे हैं, जो मुस्लिम वोटों को
अपनी तरफ करने के, अपने पाले में करने के प्रयास में जुटे हैं। वैसे में अगर माई समीकरण खिसकता है तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए खतरे की घंटी होगी। क्या कुछ होता है माई समीकरण में 23 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार प्रशांत किशोर की भी अग्नि परीक्षा है। लगातार हमने कहा है कि प्रशांत किशोर की अग्नि परीक्षा है, कितनी सीट जीतते हैं, कितनी हारते हैं, इससे महत्वपूर्ण रहेगा कि प्रशांत किशोर कितना वोट ला पाते हैं। लगातार घूम रहे हैं, लगातार उनकी रणनीति काम कर रही है। जब देश में बड़े रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते हैं, वैसे में जब प्रशांत किशोर अपने जब चुनाव मैदान में है, अपनी पार्टी को लेकर के जब मैदान में है, तो जनता कितना भरोसा कर पाती है। क्या कुछ होगी, फाइनल तस्वीर होता 23 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।